औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो कंटिन्यूएशन लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, जो एंटीबायोटिक के हवाले से है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक जो है इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो एंटीबायोटिक देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक। वन इज बैक्टीरियोस्टैटिक एंड द सेकंड वन इज बैक्टीरियोसाइडल, जिसको एक को हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, दूसरे को नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। So a bactericidal agent is a biological or chemical agent that kills the bacteria. So as in my previous lecture, we have already talked about the activity of different antibiotics. So bactericidal agents are also called broad spectrum antibiotic. So broad spectrum antibiotics or bactericidal agents are those agents which have the capability to destroy the spores of these bacteria, of these microorganisms, or it can kill the wide range of microorganisms. तो कहने का मकसद ये है कि ये बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स जो हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उनके स्पोर्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है, नॉट ओनली टू इनहिबिट इट्स ग्रोथ। इस तरह बैक्टीरियोस्टैटिक जो है, जिसको नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है, तो ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है, इट इज कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट, उसको बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट कहा जाता है। तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट जो है, इट इज ए बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट दैट स्टॉप द बैक्टीरिया फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग, बिकॉज बैक्टीरिया जो है वो कंटिन्यूसली जो है उसकी वो डिवीजन होती है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म। तो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियोस्टैटिक या नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है, ये इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को स्टॉप कर सकता है, व्हाइल नॉट नेसेसरली किलिंग देम अदरवाइज। खबरी सिंपल मकसद दारे चिकम द बैक्टीरियोस्टैटिक दी कम तमंगा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पॉयू दे जस्ट चिकम दे द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ चिकम दे स्टॉप कवलिशी, चूंकि कंटिन्यूसली मल्टीप्लिकेशन की डिवीजन की ठीक दा नो दागे द स्टॉप कवलू द पारा जरूरी न द चेरा दे वाला दे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पोर्स चिकम दे दा completely destroy kai no au bactericidal chikam de no da khu da name na de zahiri gi chida zamu sara broad spectrum antibiotics thi او د دې هغه کیمیکل ایجنټس دي چې د مایکرو ارګانیزم سپورز کمپلیټلی ډستروي کوي. د دې علاوه د مایکرو ارګانیزم ډیث هم کیږي، د بیکټیریا ډیث هم کیږي. ټیک ده، او دا چې داغه کله ډیث وشي نو داغه it means چې د دې ډرګ اکټیویټي چې کوم دی وایډ رینج اف مایکرو ارګانیزم چې کوم دی د کیلینګ کولای شي. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के हवाले से। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यू नो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब दादे चीरा फॉर एग्जांपल मंगा यो ड्रग چې کوم دی هغه استعمالو یا فار ایگزامپل انټیبیاټکس مونږ استعمالو ټیک شولا، نو د هغه انټیبیاټک اکټیویټي د مایکرو ارګانیزم خلاف کمزوري شي، نو دې ته مونږ وایو ډرگ ریزिस्टेंस، انټیبیاټک ریزिस्टेंस. In other words, if the concentration of the drug required to inhibit or kill the microorganism is greater than the normal, then the microorganism is considered to be resistant to the drug. तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर हमारे पास the required concentration of the drug जो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ड्रग जो है इसका अपना एक कंसंट्रेशन होता है, 500 मिलीग्राम में भी हो सकता है, 300 मिलीग्राम, या लेट्स सपोज 250 mg और 500 और 625 mg. नो आगा ड्रग چې کوم دی زمو سره مایکرو ارګانیزم کیلینګ کوي په یو خاص کنسنټریشن باندې. کچری زمو سره مثال دا واله مکه چری زمو سره یعنی 500 ملي ګرام یو ډرگ دی او هغه کنسنټریشن د دې مایکرو ارګانیزم د کیل کولو د پاره چې کوم دی پوره دی، او په 500 ملي ګرام باندې چې کوم دی د مایکرو ارګانیزم مطلب کیلینګ کولی شي دین د نارمل یوز
ٹھیک ده نو کچري دا مایکرو ارګانیزم لیټ سپوز کدا مایکرو ارګانیزم په دغه ډوز باندې فار ایگزامپل د دې کیلینګ نه کیږي د دې مطلب دا دی چې دا مایکرو ارګانیزم کوم دی مطلب دا دی چې را د سره د ډرګ ته چې کوم دی مطلب ریزिस्टेंस جوړي ٹھیک ده سپیشلی انټي بایوټیک ریزिस्टेंस انټي بایوټکس moreover, I'd like to clear its basic concept. If there is interaction between microorganism and antibiotic. For example, अगर एंटीबायोटिक डोमिनेंट हो गया ठीक है और उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली दी ड्रग इज इफेक्टिव कचरे زموږ سره مایکرو ارګانیزم ډومیننت شو نو دا غي د وجنه بیا څه کیږي دا غیر وجنه به زموږ ډرګ چې کوم دی هغه به کمزوري وي په other sense کې مونږ ویلی شو چې the ability of a microorganisms it is the tendency or capability of microorganism to produce a proteins वो क्या करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटीन्स जो है उसको जनरेट करेगा दैट डिसेबल एन एंटीबायोटिक वो क्या करेगा वो एंटीबायोटिक की एक्टिविटी को रिड्यूस करेगा कम करेगा या उसको प्रिवेंट करेगा टू प्रिवेंट द ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीबायोटिक इनटू द सेल तो डेफिनेटली फिर क्या वो ड्रग जो है the drug become unable to perform its activity دا مایکرو ارګانیزمز چې کوم دی دا به زموږ سره سب پروټینز پیدا کی او هغه پروټینز چې کوم دی هغه سره چې کوم دی کله ډرګ میلاویږي نو د ډرګز اکټیویټي چې کوم دی هغه به ډیسیبلز کی هغه به کمزوري کی دا غیر وجنه به بیا ډرګ کار نه کوي نو د تمنګ بیا سوایو یا هغه انټي بایوټیک په کار نه کوي هغه انټي بایوټیک هغه به زموږ سره شي انټي بایوټیک रेजिस्टेंस ठीक है जी रेजिस्टेंस वही रुकावट नो रुकावट په ال جوړیږي ټیک شو لکه نه کلا زمونږه کیمیکلز یا زمونږه ډرګ چې کوم دی هغه پوټنټ نه وي هغه پاورفل نه وي هغه د جراثیمو خلاف خپل اکټیویټي شو نه کیه هغه فیل شي अब क्रॉस रेजिस्टेंस क्या है क्रॉस रेजिस्टेंस टू a particular antibiotic that often results in resistance to other antibiotics usually from a similar chemical class to which the bacteria may not have exposed cross resistance and simple words it is a particular antibiotic that often results in resistance to other antibiotic and just like there are many examples like drug interaction whenever we are going to administer two or more than two drugs at the same time so one drug will increase decrease or cancel the effect of one another usually from a similar chemical class to which the bacteria may not be exposed so it is not cross resistance में यह होता है कि दो एंटीबायोटिक जो है उसको हम कंकमेटेंटली वो हम यूज करते हैं तो ये एक ड्रग जो है दूसरे ड्रग के इफेक्ट को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या उसको कैंसिल करेगा ठीक है Cross resistance occur for example to colistin and polymyxin B are both clindamycin and lincomycin کله چې موږ دوه انټيبیاټک ورکاو او هغه دوه انټيبیاټک چې کوم دی لیټ سپوز هغه د یو ګروپ سره تعلق ساتي یا هغه ډرګ چې کوم دی یو ډرګ د بل ډرګ افیکټ چې کوم دی هغه کمای سیوا کوي ډیر एग्जांपल دي زموږ سره د ډرګ انټریکشن لکه فار ایگزامپل لیٹ سپوز اگر پینیسیلین جو ہے if it is used in a combination with اگر وہ اس کے ساتھ पेनिसिलिन जो है वो प्रोबेंसेट के साथ यूज करे तो डेफिनेटली वो क्या करेगा ठीक है इट विल पेनिसिलिन इट विल रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोबेंसेट दغه شان ډیر داسې ډرګز دي چې داغه ماینر او میجر انټریکشن په منځ کې ډیر زیات دي نو اصل کې کراس ریزिस्टेंस په دغه مینینګز کې ویل شو pregnancy category drugs دي چې کوم ته موږ pregnancy category A وایو category B وایو pregnancy category C وایو او D وایو او X وایو د دې classifications چې کوم دی for example whenever there is any drug which is going to launch in the market so before launch it into the market they must be under investigation they must be under clinical trials کله چې زموږ سره یو ډرګ چې کوم دی هغه مارکیټ ته راځي په هغې باندې کلینیکل ټرایل کیږي هغه د فود اینډ ډرګ ایڈمنسټریشن FDA والا د هغو نه چې کوم دی د هغې اپروول راځي هغې نه پس هغه مارکیټ کې اویلیبل کیږي So pregnancy category C drugs the risk is not ruled out the animal reproduction
studies have shown an adverse effect on the fetus, and there are no adequate and well-controlled studies in humans, but potential benefits may warrant use of the drug in pregnant women despite potential risk. प्रेगनेंसी कैटेगरी सी ड्रग्स असल में उन पे जो ट्रायल्स की गई हैं, तो असल में वो ट्रायल जो उन्होंने काफ़ी एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो किया है कि भाई कैटेगरी प्रेगनेंसी कैटेगरी सी में जितने भी ड्रग्स हैं वो मैं फिर आगे आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से ड्रग है जो कैटेगरी सी में आता है। ठीक है, उस पे मैंने एक अलग लेक्चर प्रेजेंट करना है अपने ऑडियंस को, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स को। एनिमल रिप्रोडक्शन स्टडीज उन्होंने ऑलरेडी शो किया है, कुछ एडवर्स रिएक्शंस उन्होंने शो किए ऑन द फीटस, ठीक है, कि देयर इज नो एडिक्वेट एंड वेल कंट्रोल्ड स्टडी इन ह्यूमंस। मतलब एक कैटेगरी सी ड्रग जो है मतलब प्रेगनेंसी में दीज आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड और इसके रिस्क ज्यादा है, ठीक है, एंड वेल कंट्रोल दे बानी चिकम ट्रायल शेवी कम स्टडी शेवी दनो पर फीटस पांडे दी ईडीआर हुवली दी पर कैटेगरी सी की चिकम ड्रग्स राजी का ना नो द स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन द पारा चिकम दे द स्ट्रिक्टली चिकम दे द स्टॉप कवल पकार दी द इस्तेमाल अवल नदी पकार जका चे दागे द वजना मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन के देशी फीटस था अब मदर था। Pregnancy category D. Positive evidence of risk. There is a positive evidence of human fatal risk based on the adverse reaction data from investigational or marketing experience or studies in humans. But potential benefits may warrant use of the drug in pregnant women despite the potential risk. Especially इसमें भी थोड़ा बहुत रिस्क है और कैटेगरी डी उन्होंने भी पॉजिटिव एविडेंस रिस्क जो है उसको ऑलरेडी उन्होंने शो किया है कि दिस इज पॉजिटिव एविडेंस ऑफ ह्यूमन फीटल रिस्क। उसमें भी कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन उन्होंने शो किया फ्रॉम इन्वेस्टिगेशनल या मार्केटिंग एक्सपीरियंस। दस भी चेहरा मतलब दाना द चेहरा मंग गुरु चेहरा आया दा यो ड्रग दे फॉर एग्जांपल दा मंगा पदे प्रेगनेंसी की दा मंग इस्तेमाल वाले शो का नशु इस्तेमाल वाले शे बाजी दा सीधी चेहरा हम पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की पर सेकंड की ठीक दा मंग इस्तेमाल वाले शो बिया पर थर्ड फोर्थ ट्राइमेस्टर की नशु इस्तेमाल वाले अगर मुख्तलिफ कैटेगरीज दी पागे बानी जमा योजाना लेक्चर दे अब इंशाल्लाह डिलीवर कोमा पदे के टोलना चिकम टॉक्सिक ड्रग्स दिया कैटेगरी एक्स ड्रग्स चिकम ने द contraindicated the pregnancy की दिखता का ना studies in animals or humans have demonstrated the fetal abnormalities or there is positive evidence of human fetal risk based on adverse reaction data from investigation or marketing experience and the risk involved in the use of drug in pregnant women clearly outweighed potential benefits। कैटेगरी एक्स में जितने भी ड्रग्स है ठीक है ये सारे जो है वो फेटल्स हैं जिसकी वजह से फेटल एबनॉर्मेलिटीज जो है मतलब वो हो सकता है। इसके अलावा कुछ पॉजिटिव एविडेंस जो है ह्यूमन फर्टिलिटी के हवाले से उसने शो किया है। उन्होंने शो किया है कि फॉर एग्जांपल रिस्क बेस्ड ऑन एडवर्स रिएक्शन, तो स्पेशली जो कैटेगरी एक्स में जितने भी ड्रग्स है उसको प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए और उसको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के कॉम्प्लिकेशन जो है ठीक है विच इज फेस्ड बाय द प्रेग्नेंट वुमेन एज वेल एज द फीटस। आगे मैं आऊँगा एंटी माइक्रोबियल्स की तरफ के एंटी माइक्रोबियल्स क्या है। पहले आपने समझना है, बहुत इजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि एंटी माइक्रोबियल्स जितने भी एंटीबायोटिक है उसके फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक प्रोफाइल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फार्माकोकाइनेटिक में इसके मेटाबॉलिज्म के मुतालिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म है, बायोट्रांसफॉर्मेशन है, इसका एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, फिर इसका एलिमिनेशन है। इसके अलावा जो फार्माकोडायनामिक है उसके जो क्लिनिकल यूजेस हैं, उसके जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एडीआर है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, इसके अलावा एडीआर के अलावा जो है साइड इफेक्ट्स है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल्स में ये मुख्तलिफ ड्रग्स जो है उसके मुख्तलिफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हैं या उसको आप कह सकते हैं मोड ऑफ एक्शंस। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस का मतलब ये है कि हाउ द ड्रग कैन रीच टू टारगेट साइट्स, कि एक ड्रग किस तरह अपने टारगेट साइट पे पहुंच के अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को शो करता है।
सबसे पहले जो है बाय इनहिबिटिंग द बैक्टीरियल प्रोटीन से कुछ जमू सरदा सी चाहे तमंगा आगे तमंगा बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर वायु ठीक बोला द बैक्टीरिया पर बॉडी की चिकम दे मतलब कम प्रोटीन सिंथेसिस की गिनोमंग आगे इनहिबिट को बाकी के मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स राजी आगे जता सुरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कोमा द्वेम दादी ची by inhibiting the bacterial cell wall synthesis सदा सी दी चागा bacterial cell wall synthesis inhibitor वता वायु दागे पर जरिए बाने मंगा सकौ bacterial cell wall synthesis ची कम दे मतलब दागे दागे ची कम दे cell wall synthesis ची कम दे आगा मंगा stop को ठीक है ज़के ची दागे cell wall बुढ़ेदल दा ज़मंगा पारा द नुकसान सबब कर Third number दे by inhibiting DNA synthesis ड्रग दा सी डी चागा जमू सरा सकै मतलब DNA ची कम दे मख के जोड़ेदल त न प्रीडी आगा प्रोमोट के दो त न प्रीडी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड चूंकि चेयर DNA सिंथेसिस की गिनो दागे द वजन बा इन्फेक्शंस की गी इन्फेक्शन बकास की गी नोर डिजीजेस बकास की गी दिन ड्रग दा सी डी चागा जमू सरा RNA सिंथेसिस इनहिबिटर दी चागा राइबोन्यूक्लिक एसिड्स मतलब दागे बैक्टीरिया की चिकम राइबोन्यूक्लिक एसिड दी कम हेरिडिटरी मटेरियल दी नोगा सकै दागे एक्टिविटी स्टॉप कई दगा शान द मेम्ब्रेन्स चिकम दे दागे परमिएबिलिटी चिकम दे आगा चेंज कई टिशवला परमिएबिलिटी मतलब दादे चेहरा दागे ने चिकम दे यो सिस क्रॉस की ठीक तक है ना मतलब दादे लेट सपोज परमिएबिलिटी मीन यो सिस पेनिट्रेशन कई ठीक तक है ना आओ आगा लगा संग ची परमिएबल मेम्ब्रेन दे ठीक तक है ना नो यार ची दागे ना आया पैथोजेंस या ड्रग्स आगा क्रॉस की यो कना क्रॉस की ठीक दा तदिन अलावा दागे इंटरफेरेंस विद सेलुलर मेटाबॉलिज्म सेल की चिकम मेटाबॉलिज्म की दागे इंटरफेरेंस तदे सरमंगा गुरुंदा द एंटी माइक्रोबियल तो जितने भी एंटीबायोटिक्स है उसके मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है अच्छा आगे जाते Okay, now let's come toward the classification of antibacterial agents. So these are antibacterial agents you can see here on the slide. So you can see the first group of antibiotic that is called beta-lactam antibacterial agents. The second one is penicillin, and then cephalosporin, then sulfonamides, then tetracycline, then fluoroquinolone, then macrolides, and then monobactam, and then carbapenem, and then myaminoglycosides. So I mean that this is the actual the classifications of the antibacterial agents, which include the beta-lactam, antibacterial agent penicillin. तो ये सारे जो 10 ग्रुप्स मैंने मेंशन किए ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं और फिर इसमें जो है और कैटेगरीज है वो मैं आगे हाईलाइट करूंगा कि इसमें कौन कौन से एंटीबायोटिक्स आते हैं और इसके क्लिनिकल यूजेस क्या हैं एडीआर के वो सारे हम पढ़ेंगे ठीक है जी अच्छा तो सबसे पहले मैं आता हूँ बीटा लिक्टेम एंटीबैक्टीरियल की तरफ बीटा लिक्टेम एंटीबैक्टीरियल क्या है ठीक है बीटा लिक्टेम एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स स्पेशली इसको बीटा लिक्टेम एंटीबायोटिक भी कहा जाता है क्योंकि इस एंटीबायोटिक जिसमें बीटा लिक्टेम रिंग मौजूद होता है इसलिए इसको बीटा लिक्टेम एंटीबायोटिक कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस इसका ये है इसकी कुछ बैक्टीरियोसाइडल भी बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी और कुछ बैक्टीरियोस्टैटिक हैं तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब दारे चेहरा दा ड्रग जमू सरख पल टारगेट साइट संगरे सी संग पल कार शोरो कई और संग दे मतलब दारे चेहरा दा माइक्रोब्स या दे जरासीम ग्रोथ चिकम दे हा स्टॉप कई अच्छा तो वेरी सिंपल Beta-lactam antibacterial agents, these are those drugs which can inhibit or stop the synthesis, the production of peptidoglycan layer of the bacterial cell wall and leakage of intracellular contents, microorganism destruction. तो ये बहुत सिंपल है बहुत ईजी है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो है इसका काम ये होता है कि ये पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर जो है ठीक है उसके सिंथेसिस को प्रोडक्शन को वो इनहिबिट करता है स्टॉप करता है बैक्टीरियल सेल वॉल का जो बैक्टीरियल सेल वॉल में जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होता है ठीक है उसके सिंथेसिस को प्रोडक्शंस को वो इनहिबिट करता है ठीक है एंड एज वेल एज इट कैन डिस्ट्रॉय द कंटेंट्स ठीक है which are present inside the microorganisms
एक्चुअली दा जमूं सरा चिकम एंटी माइक्रोबियल एजेंट थी या बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक थी दे जमूं सरा पदे बैक्टीरिया दे बैक्टीरिया सेल वॉल चिकम दे ठीक तक ना नो दे द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर हम वही दे जमूं सरा सकई दे जमूं सरा द पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर सिंथेसिस चिकम दे दागे फॉर्मेशन चिकम दे कम चीज हमू सरा पर बैक्टीरियल सेल वॉल की जुड़ेगी द बैक्टीरिया पर सेल वॉल की चिकम बैक्टीरिया कम पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर दे पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर पर ग्राम पॉजिटिव के हम दे पर ग्राम नेगेटिव के हम दे पर ग्राम पॉजिटिव के द पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर दिस इज थिक इन नेचर और इसके अलावा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें ये थिन है ठीक है तो इसका काम ये होता है कि वो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर जो है उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करता है इन दी सेल वाला बैक्टीरिया दस मकसद द पारा चीरा दे बैक्टीरिया पदे बॉडी की कम कंटेंट्स प्राते दी नो आगा कंटेंट्स चिकम दे आगा होम सकई डिस्ट्रॉय कई एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो पेनिसिलिन है सो इफ समवन आस्क यू व्हाट इज पेनिसिलिन so your simple answer is that penicillin is broad spectrum or penicillin is an antimicrobial agents or this is you can say cell wall synthesis inhibitor तो penicillin जो है pharmacologically this is cell wall synthesis inhibitor they are also known as beta lactam antibiotic penicillin को हम beta lactam antibiotic के क्यों इसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कहा जाता है क्यों ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बीटा लैक्टम रिंग की मौजूदगी है ठीक है क्योंकि इसमें बीटा लैक्टम रिंग मौजूद होता है इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अगर स्टडी किया जाए तो इसमें चूंकि इसके स्ट्रक्चर में ठीक है ना बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो है ठीक है उसके स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में या बीटा लैक्टम रिंग मौजूद होता है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा लैक्टम एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स Beta lactam antibiotics. Beta lactam antibiotic resistance may develop due to what? Due to beta lactamases enzymes produced by some bacteria that destroy the beta lactam ring and their molecular structure. There easy खबर है कि जमू सरबा resistance develop की सदा वजना the beta lactamases enzyme की कम द bacteria produce कई जोड़ई ठीक दा नो दगा क्योंकि द बैक्टीरिया चिकम एंजाइम प्रोड्यूस कई नो द एंजाइम्स चिकम दे वसकई दे वजम सर द बीटा लैक्टम रिंग चिकम दे बट डिस्ट्रॉय कई एंड देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो छोड़ा कम द रेजिस्टेंस चे डेवलप कीगी द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक द वजना द रेजिस्टेंस द रुकावट डेवलप कीगी द बीटा लैक्टमेजेस एंजाइम द प्रोडक्शन द वजना कल ची द पैदा कीगी ठीक वाला नो दा बा रेजिस्टेंस जोड़ाई डेफिनेटली दे बा रेजिस्टेंस जोड़ाई ठीक दा नो दे बा जमू सरा दा बीटा लैक्टमेजेस चिकम दे बा दा रेजिस्टेंस पैदा कई और दा बीटा लैक्टमेजेस एंजाइम्स चिकम दे दा बैक्टीरिया प्रोड्यूस कई और बिया बदे सकई दा बीटा लैक्टम रिंग और दे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बाने बा अटैक कई ठीक दा इसको क्यों बीटा लैक्टम रिंग कहा जाता है क्योंकि इसमें बीटा लैक्टम रिंग मौजूद इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में मौजूद होता है क्लियर है बीटा लैक्टम एंटीबैक्टीरियल की जावल लजम पेनिसिलिन ला नो पेनिसिलिन चिकम दे सम ऑफ द इनिशियल पेनिसिलिन्स वर नैरो स्पेक्ट्रम ग्राम पॉजिटिव इनिशियल्स चिकल लजम सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग चिकम दे फर्स्ट एंटीबायोटिक आवा discovered को I don't remember I think 1907 or 1900 I don't remember but first time the Alexander Fleming चिकम दे पेनिसिलिन जो को दे एक्टिविटी चिकम दे नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी वा द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया खिलाफ दे एक्टिविटी दे रखा However, some recent derivatives are broad spectrum और फिर इसके कुछ derivatives है जिसको broad spectrum effective and widely used antibacterial agent कहा जाता है ठीक है अच्छा
इसके इंडिकेशंस क्या हैं? इंडिकेशंस जो है, इंडिकेशन का मतलब ये है कि फार्माकोडायनामिक क्लिनिकल यूजेस क्या है। Clinical uses mat is used to treat respiratory tract infections, tonsillitis, pneumonia, and sexually transmitted infections, gonorrhea and syphilis. Especially जो beta lactam antibiotic है, penicillin है, penicillin is used in the treatment of ये respiratory tract infection में हम यूज करते हैं, tonsillitis में, इसके अलावा pneumonia में हम इसको यूज कर सकते हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है उसमें हम यूज कर सकते हैं, गोनोरिया, इसके अलावा सिफिलिस, ये सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसमें भी हम यूज कर सकते हैं, मेनिंजाइटिस में, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्रिपलेट लेयर ऑफ द ब्रेन, मेनिंजाइटिस में आप यूज कर सकते हैं, प्रोपाइलेक्टिक पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं, बिफोर सर्जरी डेंटल प्रोसीजर में भी हम ये यूज कर सकते हैं। ये बहुत क्लियर आपको एक स्केच नजर आ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, on the basis of spectrum of activity, on the basis of resistance to enzymes, and on the basis of resistance to acids. دا تاسو ګورئ، تاسو دا سکیچ ښکاري چې یاره دا زموږ سره د پینیسیلین چې کوم انټي بایوټیک دی د هغې کلاسیفیکیشن دی، د هغې د سورس په بنیاد، د هغې د روټ اف ایډمنسټریشن، د هغې سپیکټرم اف اکټیویټي، د دې نه علاوه د هغې ریزسټنس ټو انزایم او ریزسټنس ټو اسید. سورسز کې به موږ اول والو نیچرل پینیسیلین یاد ساتئ چې زموږ سره په سورسز کې نیچرل پینیسیلین چې کوم دی زموږ سره پینیسیلین جی دی او د دې نه علاوه پینیسیلین وی دی. بیا زموږ سره سیمی ساينتټکس چې کوم دی، ټیک شو، یو ساينتټیک وی کوم چې زموږ سره په لیب کې جوړیږي، دا سیمی ساينتټکس دي. سیمی ساينتټکس are those whose property are lying between natural and synthetic. باقي کې اکزسیلین دی، کلوکزسیلین دی، د دې نه علاوه ڈیکلوکزیسیلینز دی، میتیسیلین دی، نیپسیلین دی، ایمپیسیلین دی، اس کے علاوہ ایموکسیسیلین ہے، کاربینیسیلین ہے، پیپرسیلینز ہے. روٹس آف ایڈمنسٹریشن جو ہے دس از ویری سمپل. فار ایگزامپل ایمپیسیلین، ایموکسیسیلین، پینیسیلین وی، آکسیسیلین، کلوکزیسیلین اینڈ ڈیکلوکزیسیلینز. تو یہ سارے جتنے بھی پینیسیلین میں جتنے بھی اینٹی بایوٹک ہے اس کو ہم اورلی ایڈمنسٹر کرتے ہیں پیشنٹ کو. پینیسیلین وی جو ہے یہ اورلی اویلیبل ہے، پینیسیلین وی جو ہے اس کو ہم اورلی ایڈمنسٹر کرتے ہیں پیشنٹ کو. اس کے علاوہ پھر اس کے بعد پیرنٹل میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جو انجیکٹیبل فارم میں ہے وہ پینیسیلین جی ہے. تو پینیسیلین وی اور جی میں کیا فرق ہے؟ ایک تو اس کے مالیکولر سٹرکچر میں فرق ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پینیسیلین وی جو ہے یہ ہم اورلی دیتے ہیں اور پینیسیلین جی یہ ہم پیرنٹلی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میتیسیلین ہے، نیپسیلین ہے، کاربینیسیلین ہے، پیپرسیلینز ہیں اور ٹیکارسیلین ہے. تو یہ سارے جو ہیں یہ پیرنٹل فارم میں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے اسپیکٹرم آف ایکٹیویٹی. تو اسپیکٹرم آف ایکٹیویٹی میں فرسٹ نمبر جو ہے نیرو اسپیکٹرم ہے. نیرو اسپیکٹرم میں میتیسیلین، ایکزسیلین ہے، نیپسیلین اینڈ ڈیکلوکزیسیلینز. براڈ اسپیکٹرم میں ایمپیسیلین ہے اور ایموکسیسیلین ہے. انٹرمیڈیٹ اسپیکٹرم میں پینیسیلین جی ہے اور پینیسیلین وی ہے. تو ونس اگین ایک تو اس کے ایس اے آر میں اسٹرکچر ایکٹیویٹی ریلیشن شپ میں فرق ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے روٹ آف ایڈمنسٹریشن میں، کیونکہ پینیسیلین بھی ہم اورلی دیتے ہیں اور جی جو ہے وہ ہم انجیکٹیبل فارم میں دیتے ہیں. ایکسٹینڈڈ اسپیکٹرم میں کاربینیسیلین ہے، ٹیکارسیلینز، پیپرسیلینز اینڈ میزلوسیلینز. اب وہ کون سے اینٹی بایوٹکس ہیں پینیسیلین میں وچ از ریزسٹنس ٹو انزائمز، ریزسٹنس ٹو بیٹا لیکٹیمیزز. هغه زموږ سره مطلب دا دی ریزسټنس جوړی بیٹا لیکټیمیزز، دغه انزایمز ته مطلب دا دی دیو ریزسټنس جوړی پای کې میتیسیلین دی، نیپسیلین دی، آکسیسیلین دی، کلوکزیسیلین دی اینڈ ڈیکلوکزیسیلین دی. نان ریزسٹنس ټو بیٹا لیکټیمیزز چې هغه ریزسټنس نه پیدا کوي بیٹا لیکټیمیز، هغه ته پینیسیلین جی دی کومه پیرنٹلی ورکاو، پینیسیلین وی دے، ایمپیسیلین دے، ایموکسیسیلین اینڈ کاربینیسیلین. those antibiotics which are resistant to acid. acid stable میں جو پینیسیلینز ہے وہ پینیسیلین وی ہیں، ایمپیسیلین، ایموکسیسیلین، آکسیسیلین، کلوکسیسیلین اینڈ ڈیکلوکزیسیلینز. acid unstable, وہ especially those antibiotic which are acid unstable, that is penicillin G, that is methicillin and
naphthalene, carbonicillin, piperacillin, and tricarcillin. So these are what one is acid stable and the second one is acid unstable. Sadasiri chaga the acid per presence ki chikamde the stability. We are stable patikidishi. For example, after administration, the musara drug के stomach the जी और स्टमक में ऑलरेडी जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक एनवायरनमेंट है। तो मेरे कहने का मकसद ये कि अगर ये क्लॉक्सिसिलिन या पेनिसिलिन वी या एम्पिसिलिन जो है वो फॉर एग्जांपल अंदर जाए तो मतलब वो एसिडिक एनवायरनमेंट में अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकता है। इसके अलावा जो एसिड अनस्टेबल है उसमें पेनिसिलिन जी आता है। इसके अलावा मिथिसिलिन है, नेपसिलिन, कार्बेनिसिलिन, ये सारे इसमें आते हैं। क्लियर है जी? अच्छा, वो तो अच्छा, now what are the side effects of cell wall synthesis inhibitor or beta lactamases? तो साइड इफेक्ट्स उन्होंने रिपोर्ट किया है जीआईटी अपसेट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अपसेट्स। इसके अलावा इसमें रेशेस है, रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, एलर्जिक रिएक्शंस, एनाफाइलेक्सिस एंड मोस्ट कॉमन। सबसे ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट्स लिटरेचर वालों ने रिपोर्ट किए हैं तो पेनिसिलिन जो है इसकी वजह से पेशेंट को जो है मतलब एलर्जी हो जाती है। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एनाफाइलेक्सिस मोस्ट कॉमन। द असल के स्पेशली अगर ग्रुप ते चीदे कि मतलब पेशेंट ता एलर्जी की दीशी नो अगर कसान चागा एलर्जिक भी पेनिसिलिन एलर्जिक भी नो अगर बिया मतलब दादे अल्टरनेट अब बल ड्रग इस्तेमाल है बदे ग्रुप वाले ड्रग नहीं इस्तेमाल है सीधा कम न देता एलर्जी की ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की है। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पेनिसिलिन का ये पर ओरल्स भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा इंट्रामस्कुलरली भी हम दे सकते हैं एंड इंट्रावेनसली हम इंट्रावेनसली भी हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी एंटीबायोटिक है। देयर आर many antibiotics which are used in a variety of infection. Nudamanga orally workable issue, IM workable issue, ladina lava intravenously home workable issue. Dina pasrazu beta lactam antibacterial cephalosporins. इसके बाद beta lactam antibacterial cephalosporins ये क्या है? तो cephalosporin जो है this is one of the broad spectrum antibiotic come under the category of penicillins and widely used group of drugs similarly to penicillin structure bactericidal. सिपलोस्पोरिन जो हैं ये बीटा लिक्टेम एंटीबायोटिक में आता है। ठीक है, बहुत बेस्ट एंड एफिकेसी वाइज जो है सबसे बेस्ट एक्सीलेंट एफिकेसी है इसके। ठीक है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आता है। ठीक है, वाइडली यूज ड्रग है। सिमिलरली इसका स्ट्रक्चर पेनिसिलिन की तरह है और ये बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर है। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आता है। ठीक है, कुछ क्लिनिकल यूजेस इसके ये कहते हैं आर यूज्ड इन सीवियर इन्फेक्शंस लाइक सेप्टिसीमिया, सेप्सिस व्हेनेवर देयर इज बैक्टीरिया। ठीक है ना, प्रेजेंट इन योर ब्लड, आपके जिस्म में, आपके ब्लड में फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, सेप्टिसीमिया में हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मेनिंजाइटिस में सिपलोस्पोरिन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्रेप्टेड लेयर ऑफ द ब्रेन। सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस में हम यूज कर सकते हैं। प्रोफाइलेक्सिस ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि द ट्रीटमेंट बिफोर द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट है उसको हेपाटोबिलियरी इन्फेक्शंस है, ठीक है, लीवर में, ठीक है, हेपाटोबिलियरी इन्फेक्शंस। इसके अलावा जो बाइल सिक्रीशन होता है लीवर से, विच इज द सिक्रीशन ऑफ लीवर, तो अगर किसी के लीवर में कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो इसमें भी हम सिपलोस्पोरिन यूज कर सकते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन में फॉर एग्जांपल ब्रोंकाइटिस में आप यूज कर सकते हैं, निमोनिया में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, now these are the side effect of cephalosporin. कुछ side effects which is reported by the different literature. So after using cephalosporin, so cephalosporin may cause diarrhea. इसकी वजह से डायरिया हो सकता है। इसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं, प्रोलॉन्ग ब्लड क्लॉटिंग टाइम और दिन अलावा चिकम दे स्था ब्लड क्लॉटिंग टाइम चिकम दे अगर सेवा कई दिन अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प्स राजी एंड सम टाइम देयर इज इंक्रीज द ब्लीडिंग टेंडेंसी। ठीक है, एंड देयर मे बी चांसेस ऑफ ब्लड लॉस, सो इट कैन इंफेयर द प्लेटलेट फंक्शन
and it can also imbalance your platelet functions. So, and especially and many like vitamin K synthesis, they are also especially it can disturb your vitamin K synthesis. Nephrotoxicity and allergies, nephrotoxicity and ototoxicity, they are also reported. ठीक है, आपके किडनीज को भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, वैसे साइड इफेक्ट जो है इतना खतरनाक नहीं है जितना एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, क्योंकि साइड इफेक्ट्स जो है दीज आर दे प्रिडिक्टेबल, ये प्रिडिक्टेबल हैं। और इसके अलावा दीज आर यू कैन से वी नो, हमें पहले से ये पता था कि इस ड्रग की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लेकिन एडीआर को हमने स्टॉप करना है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन विच इज द अनवांटेड और अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ए ड्रग विच इज अकर ड्यू टू ओवरडोजिंग। इसके बाद है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ये पर ओरली हम दे सकते हैं, इसके अलावा रियर केसेस में, इसके अलावा इंट्रामस्कुलरली हम इसको इंजेक्ट कर सकते हैं, आईवी पेरेंटल फॉर्म में भी हम ये दे सकते हैं सिफलोस्पोरिन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंटी माइक्रोबियल एजेंट सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। तो फिर इसमें काफ़ी जितने भी एंटीबायोटिक के और फिर इसके डिफरेंट डोजेज है कि किस तरह आपने ये ड्रग जो है पेशेंट को आपने एडमिनिस्टर करना है। तो ये सारे चीज़ें जो है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे स्पेशली इस एंटीबायोटिक ग्रुप्स में। ये मैं आपको क्लियर करूंगा, बहुत इजी है। यू कैन सी एंड दिस टेबल, इस टेबल में आपको नजर आ रहा है बीटा लिक्टेम एंटीबैक्टीरियल सिफलोस्पोरिन आपको नजर आ रहा है। इसमें फर्स्ट जनरेशन सिफलोस्पोरिन है, सेकंड जनरेशन सिफलोस्पोरिन है, थर्ड जनरेशन सिफलोस्पोरिन है और इसके अलावा फोर्थ जनरेशन सिफलोस्पोरिन है। तो फर्स्ट जनरेशन सिफलोस्पोरिन जो है ये असल में एंटी माइक्रोबियल एजेंट या सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में ये वो एंटीबायोटिक है विच कैन शो एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, चिदागी एक्टिविटी द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया खिलाफ चिकम दे डेर एक्टिविटी खई चाहे तमंग फर्स्ट जनरेशन सिफलोस्पोरिन वायु पर फर्स्ट जनरेशन सिफलोस्पोरिन की जमंग सरा सिंपल दे एग्जांपल दे चिकम पर पेरेंटल फॉर्म की वर्कौ टिक्सुअल इंजेक्टेबल फॉर्म की वर्कौ अगा सिफजुलिन दे, कैप्सूल फनुम बांदिरजी, ओरली सिपलिक्सिन है, केफ्लेक्स के नाम पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा सिप्रडीन है, सिप्रडीन वेलोसिप के नाम पे अवेलेबल है। तो ये सारे जो हैं ये फर्स्ट जनरेशन सिफलोस्पोरिन में आता है। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज सिपलिक्सिन और सिपलो or you can say sipazulin, so your simple answer will be that sir, that cypridine, it belong to what? It belong to beta lactam antibacterial cephalosporin and this is first generation cephalosporin antibiotic. This will be your simple answer. समझ गए ना? तो इसमें सिपजुलिन है, कैप्सोल के नाम पे है, सिपलिक्सिन है, ठीक है, केप्लेक्स के नाम पे है, इसके अलावा सिप्रोडीन है, वेलोसिप के नाम पे है। So they are used in the prevention of surgical infection. They are used in the variety of infections. ठीक है, सर्जिकल इन्फेक्शन के प्रिवेंशन में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं सेकंड जनरेशन सिफलोस्पोरिन की तरफ आता हूँ। ठीक है, कि सेकंड जनरेशन सिफलोस्पोरिन में सबसे पहले जो है ग्राम सेकंड व्हाइट इज कॉल्ड सेकंड जनरेशन सिफलोस्पोरिन। तो दैट्स व्हाई सेकंड जनरेशन सिफलोस्पोरिन इट्स ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी इज ग्रेटर देन ग्राम पॉजिटिव और फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन जो है इसकी जो एक्टिविटी है, ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी है एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ये ज्यादा है, इसलिए इसको सेकंड जनरेशन सिफलोस्पोरिन कहा जाता है। देखिए जमू सरात दे द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया खिलाफ ढेर बेहतरीन कार कई एग्जांपल्स पदी की दी और पेरेंटल फॉर्म की सिपोरोक्सीम तसुबनु मौरेदिल जीनसिफ फनुम बांदिरजी सिपोरोक्सीम्स। तो स्पेशली ये सेकंड जनरेशन सिफलोस्पोरिन में आता है। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज सिफोरोक्सीम, तो योर सिंपल आंसर विल बी दैट सिफोरोक्सीम इट बिलोंग टू बीटा लैक्टम antibacterial या cephalosporin and show strong activity against gram negative bacteria. ठीक है, they are used in the treatment of pneumonia के खिलाफ हम यूज कर सकते हैं, ओटाइटिस के खिलाफ, inflammation in your ear,
ओटाइटिस, इसके अलावा साइनोसाइटिस के खिलाफ हम यूज़ कर सकते हैं इन्फ्लेमेशन इन साइनस, आरटीआई रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के खिलाफ हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद है थर्ड जनरेशन सिफलोस्पोरिन्स। तो थर्ड जनरेशन सिफलोस्पोरिन्स जो हैं, these are also called broad spectrum antibiotic. Why it is called broad spectrum antibiotic? Because they are highly active against gram negative. ये जो है ग्राम नेगेटिव जरासीम के खिलाफ जो है, ठीक है, इट शो बेस्ट थेराप्यूटिक इफेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल इसके हैं, पेरेंटल्स में है सिपोटॉक्सिम जो है, ये क्लिफ्रॉन के नाम पे अवेलेबल हैं, ये ट्रेड नेम है, मार्केट नेम है और ये जेनेरिक नेम है। सेफ्ट्राइक्सोन जो है ये रोसेफिन के नाम पे अवेलेबल हैं, ये पेरेंटल्स फॉर्म में है, ठीक है। ओरल फॉर्म में सिफक्साइम है, सिप्सपॉन के नाम पे अवेलेबल है। सो दे आर आल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस, गोनोरिया, इन्फ्लुएंजा एंड टाइफाइड, इसमें यूज। ये थर्ड जनरेशन है। इसको थर्ड जनरेशन क्यों कहा जाता है? थर्ड जनरेशन इसलिए कहा क्योंकि एक तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और इसकी जो ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी है वो सेकंड और फर्स्ट और सेकंड जनरेशन से बेस्ट है, ठीक है। फोर जनरेशन सिपलोस्पोरिन्स, इसको ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है। इट हैज हाईली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव। फिर जो फोर्थ जनरेशन सिपलोस्पोरिन है, इसकी एक्टिविटी थर्ड सेकंड और फर्स्ट जनरेशन से भी अच्छी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिपिफाइम इसमें आता है, मिक्सिफाइम के नाम पे आता है या सिपरोम के नाम पे भी आता है। ये सेप्टिसीमिया के खिलाफ हम यूज करते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया के खिलाफ भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत सिंपल है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिपलोस्पोरिन, जनरेशन ऑफ सिपलोस्पोरिन, पेरेंटल्स एंड ओरल्स। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। ये मैं क्लेरिफाई करूंगा कि इसमें कौन कौन से वो पेरेंटल है और कौन से वो ड्रग्स जो हैं वो ओरल है। तो सबसे पहले मैं पेरेंटल की तरफ जाऊंगा। पेरेंटल में सिपलोथीन्स हैं और इसके अलावा सिपलुडीन है एंड सिपाजुलिन है। It is not necessary that all these antibiotics must be available in the antibiotic. Some of them they are still under investigation, so some of them they are still under clinical trials, so which are still not launched in the market. That's why we can't say that all these drugs must be available in the market. Those which are available in the market, so you can use it. So the oral form of drugs are the classification of cephalosporins, which are available in oral form, that is cipralixins, which is available in a market by trade name Keflex, while cipraldoxin is available in a market by trade name Duracip. Oral and parental cipridine is also available in oral as well as parental. The second generations, so I already differentiate between first, second, third and fourth and as well as fifth generation. So that is already clear, ठीक है। सेकंड जनरेशन में पेरेंटल्स है, पेरेंटल में सिपामाइसिन्स हैं, सिफोक्सिटीन है, सिपोटेटीन्स है एंड सेपमेटाजोल्स है। सो दिस इज द सेकंड जनरेशन। इसके अलावा सिपोरोक्सिम्स इसमें भी हैं। while the second generation cephalosporins which are available in oral, that is cipiclors and ciprozil, while the third generations which are also available in parental form, that is cipotoxim and ciptazidime and ciptriaxone। और ओरल में सिपक्साइम है और सिपक्साइम के अलावा सेप्टेनिर है और सेप्टिब्यूटिन्स है, ठीक है। तो ये असल में सिपलोस्पोरिन्स है और सिपलोस्पोरिन्स के मुख्तलिफ इसमें जो ब्रांड है, मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स हैं, ठीक है। और फिर उसके जनरेशंस हैं, ठीक है। और फिर उसकी जो अवेलेबिलिटी है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डोजेज फॉर्म। फोर्थ नंबर पे जो है वो जो पेरेंटल्स है, सिपिपाइम के नाम पे और सिफायरोम के नाम पे। और फिफ्थ जनरेशन जो है सेप्टोबाइप्रोल के नाम पे है, लेकिन स्टिल I say there are certain drugs, they are still not launched in the market, so it is not necessary that each and every drug will be available in the market. तो ये लेक्चर असल में एंटीबायोटिक के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, एंड इट शुड बी नोटेड। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बीटा लैक्टम एंटी बैक्टीरियल कार्बापेनेम्स पे इंशाल्लाह मैंने आपको इंशाल्लाह एक लेक्चर देना है,
एंड यू विल हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। ठीक है, फिर हमने ये भी डिस्कस करना है कि इसके जो नर्सिंग केयर क्या है, और स्पेशली आजकल ये हमेशा मैं मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं, ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि जितने भी एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं प्लीज़ इसको आप स्टॉप करें। ठीक है, और जब भी आप कोई एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो पहले आपने जो है मशवरा करना है। ठीक है, एक फार्मासिस्ट के साथ। ठीक है, कम्युनिटी हॉस्पिटल या क्लिनिकल जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो। ठीक है, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, क्योंकि ड्रग्स जो है ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किया है कि इसकी वजह से इनके ये साइड इफेक्ट हैं, ये डीआर है, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। Uh, Thank you so much to all my viewers. تاسو چې څومره دا لیکچرز ګورئ دا به انشاءالله ستاسو دپاره ډېر زیات فایده مند وي. دا تاسو ګورئ، تاسو ته څه هم مسله وي تاسو زما سره ډایرکټلی کانټیکټ کولی شئ، زما د ایمیل په تھرو باندې، زما د واتس ایپ په تھرو باندې. او इसके अलावा it is a humble request to all my viewers, so please kindly subscribe my channels and press the bell icon for my upcoming lectures. And if you have any problems regarding my lectures, so I'm always available for your services. क्योंकि मेरे जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं, ठीक है, उस पर भी मैंने काम करना है। ठीक है, सो thank you so much once again to all my viewers. So kindly subscribe my channels